मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पे मैं वो शहीद हूँ। आज हम पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सभी जवानों को भावभीनी यानी श्रद्धांजलि तहे दिल से दे रहे हैं। दोस्तों, आज हम उन शहीद जवानों को नहीं भूल सकते जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी एक एक खून के कतरों को भारत माता के नाम कर दिया। दोस्त, आज ही के दिन पाकिस्तान ने पुलवामा में, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला कर दिया, जिसमें क्या हुआ कि सीआरपीएफ के 44 जवान हमारे शहीद हो गए थे। ठीक है, इसको दोस्तों क्या किया था कि जैसर ए मोहम्मद, उन्होंने जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, जैसर ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन जिसका हेड था मसूद अजहर, ठीक है, याद रखिएगा, मसूद अजहर, इसी में हमारे 44 जवान शहीद हुए थे। देखिए, सीआरपीएफ है तो सीआरपीएफ के बारे में जान लेते हैं कि सीआरपीएफ की स्थापना 1939 ईस्वी में, उसका पहले नाम क्या था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। ठीक है, यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। अब हो गया 1949 के अधिनियम द्वारा 1949 में इसका नाम सीआरपीएफ कर दिया गया। ठीक है, सीआरपीएफ। आज हमारे पुलवामा आतंकी हमला आज ही के दिन हुआ था। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों 14 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप सभी उसमें जुड़कर इस जो हम दे रहे हैं इसका पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाएगा। साथ में हम बिहार करंट अफेयर्स भी देखेंगे, जो कि हमारा आने वाले बीपीएससी के एग्जाम, 67 बीपीएससी के महत्वपूर्ण, उसको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्त कि 10 फरवरी 2022 को एक रिपोर्ट आई थी, इसमें लोकतंत्र सूचकांक जारी हुआ था, तो इसमें भारत का स्थान क्या है। देखिए, हमारा देश लोकतंत्र के मामले में विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो 46वां स्थान पर हाल ही में भारत का लोकतंत्र में स्थान हुआ है। देखिए, अभी तो स्थिति सुधर रही है लोकतंत्र के मामले में। पिछले साल देखिएगा आप तो 91वें स्थान पर था, उसके पिछले साल देखिएगा 2019 में तक 53 था। ठीक है, यह जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है। और इसमें क्या किया गया है कि भारत को 200 पूर्ण कैटेगरी यानी 200 पूर्ण कैटेगरी वाले लोकतंत्र में स्थान दिया गया। ठीक है, उसके अलावा प्रथम स्थान पर हमारा नॉर्वे है, ये आप सभी को याद होगा। अंतिम स्थान पर दोस्तों अफगानिस्तान है, इसके बाद हमारा उत्तर कोरिया है, तब म्यांमार है। ठीक है, याद रखिएगा अंतिम स्थान पर हमारा अफगानिस्तान है, जिसकी स्थान है 167। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यानी लोकतंत्र में भारत का स्थान कितना है हमारा, भारत का स्थान 46 है। अब कुछ हम न्यूनतम रैंकिंग देख लेते हैं, जैसे कि विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान तो कितना है, 101 है। इसके पहले 94 था, लेकिन अब हो गया 101। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र किस देश में है, तो पुराना पूछे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में। वही एक कथन है, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा, किसने कहा था, अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा इन्होंने लोकतंत्र के बारे में परिभाषित किया था। अब देखिए, अफगानिस्तान अंतिम स्थान में, तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि अफगानिस्तान में यह भी अफगानिस्तान में दाहला बांध, उसके बाद सहतूत बांध, एक सलमा बांध, देहला सहतूत सलमा बांध भारत के सहयोग से अफगानिस्तान में बनाया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, डिजिटल कौशल तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो हमने पढ़ा था ना कि फर्स्ट स्थान है भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। भारत में लोकतंत्र के लिए मतदान की उम्र 18 वर्ष कब किया गया था, 61वां संविधान संशोधन 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। याद रखिएगा, संविधान में 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ, इसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष उम्र कर दिया गया। ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 है। आगे
अगला है क्वेश्चन हमारा कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से, यानी क्वेश्चन क्या है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पांचवा और अंतिम अपतटीय गश्ती जहाज यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ठीक है, का निर्माण किया गया है, यानी अपतटीय जहाज है जिसको किसने बनाया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो पांचवा कौन सा है, ICGS, ये है ICGS सक्षम, याद रखिएगा। पांचवा हमारा गश्ती पोर्ट जो है इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने पांचवा अंतिम ICGS सक्षम है, ठीक है। अगला है दोस्तों कि तटीय सीमा सुरक्षा की निगरानी के लिए जो पानी से लगे क्षेत्र है ना, यहाँ पे इस गश्ती पोत का क्या किया जाएगा, निगरानी के लिए लगाया जाएगा। अगला हमारा INS वागीर, देखिए INS वागीर के बारे में हमने किया कि इसका परीक्षण अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा स्कॉर्पियन श्रेणी के 6 पनडुब्बी बन रही, इसको हमने कितना बार देख लिया। मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड जो कि मुंबई में, इसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत इसको बनाया गया जो कि भारत और फ्रांस का क्या है, समझौता है। और इसमें कितने पनडुब्बी थे, तो 6, एक तो कलवरी, खंडेरी, करंज और बेला को हाल ही में शामिल कर दिया गया है। वागीर का सफल परीक्षण अभी शुरुआत हुआ है प्रथम बार, और वागसीर अभी हमारा आगे जाके हमारा क्या होगा कि परीक्षण होगा, फिर शामिल किया जाएगा। अगले इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस यानी भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है, 1 फरवरी। समान सिविल संहिता किस राज्य में है, तो गोवा में, अनुच्छेद 44 के अनुसार, ठीक है। सजग क्या है, सजग एक ये भी गश्ती पोत ही है, ठीक है। अपतटीय गश्ती पोत भी सजग है, जैसे कि सक्षम है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। रेबीज मुक्त दिवस, रेबी मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा गोवा। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा, ठीक है। वही हर घर नल जल में पूछे कि पहला राज्य कौन सा है, तो ये भी गोवा ही है। गोवा का राज्यपाल सत्यपाल मलिक। गोवा का स्थापना 30 मई 1987 ईस्वी को पूर्णतः राज्य बन गया, ठीक है। इसलिए इसी दिन 30 मई को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ के CM है कौन, प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 2012 से इसको स्टार्ट किया गया है मनाने के लिए, याद रखिए विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। इसका थीम क्या है, टू रेडियो टू ट्रस्ट, यानी रेडियो टू ट्रस्ट, यानी रेडियो पे विश्वास जताना, ठीक है। रेडियो का पहला उपयोग कब हुआ था, 1923 ईस्वी में। पहला रेडियो स्टेशन कहाँ खोला गया था, बम्बई रेडियो स्टेशन, जो कि 1927 में खोला गया था, ठीक है। लॉर्ड इरविन इस समय क्या थे, गवर्नर यानी भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है रेडियो दिवस 13 फरवरी का। 13 फरवरी को ही हमने कितना बार पढ़ा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पर, ठीक है। अगला मल्टी सोलर एक्सप्लोरर यानी MUSE और हेलियो स्वार्म जो हाल ही में खबरों में रहा, किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है, तो देखिए क्या नाम है, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियो स्वार्म। तो ये हमारा दोस्तों नासा जो अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इससे जुड़ा है। MUAC ये सूर्य की बाहरी परत जो कोरोना है, सूर्य के बाहरी परत को क्या नाम दिया गया है, कोरोना, इसकी जांच करेगा, ठीक है। अन्य पराबैंगनी किरणों की जो सूर्य से आती है, पराबैंगनी किरणों, इसकी भी जांच करेगा, ठीक है। और हेलियो स्वार्म जो हमारा यानी हेलियो स्वार्म जो हमारा रेडियो संपर्क स्थापित करेगा। इन्हीं दो हमारा अभी हाल ही में नासा का सौर मिशन है, कौन कौन सा है, MUAC और हेलियो स्वार्म, ठीक है। चलिए अगला है हमारा रॉसकॉस्मोस कहाँ का है, रूस का अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। अगला पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के सबसे नजदीक से अभी हाल ही में गुजरा है, ठीक है। पार्कर सोलर प्रोब ये भी नासा का ही मिशन है। आज ही 11 फरवरी 2022 को इसरो के द्वारा सुबह में 6 साढ़े 6 बजे के करीब में PSLV C-52 को रॉकेट को लॉन्च किया गया, जिसके तहत एक उपग्रह छोड़ा गया, किसका नाम है, अर्थ ऑब्जर्वेशन
EOS-04 यानी पृथ्वी निगरानी सैटेलाइट EOS-04 को PSLV C-52 रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया। ठीक है, वहीं पूछे भारत का कौन सा है सूर्य मिशन, आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है 11 फरवरी 2022 को किस संस्था संगठन ने कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा, कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ 3 संस्था किया है। एक तो नीति आयोग जो भारत की संस्था है, UNDP और अटल नवाचार मिशन, इन तीनों के संयुक्त रूप से कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप की शुरुआत हुआ है। देखिए, महिलाओं एवं बालिकाओं के योगदान के लिए, मतलब हमने 11 फरवरी को पढ़े हैं कि 11 फरवरी को महिलाओं एवं बालिकाओं को विज्ञान क्षेत्र में योगदान के लिए मनाया जाता है 11 फरवरी को। इन्हीं के लिए इसकी शुरुआत हुआ है और इसमें क्या ध्यान रखा गया है, क्यों? क्योंकि युवाओं की समस्याओं का समाधान करना एवं सतत विकास को ध्यान में रखना, पर्यावरण को, देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, अगर सतत विकास लक्ष्य हमारा जब से अटल नवाचार मिशन जब इसमें सहयोग कर रहा है, इसका सीधी सी बात है कि हमारा सतत विकास लक्ष्य यानी पर्यावरण अनुकूल किसी चीज को कार्य करना। ठीक है, तो पर्यावरण अनुकूल कार्य करने के लिए हाल ही में इसकी शुरुआत हुआ है। ठीक है, और अटल नवाचार मिशन लॉन्च किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? तो याद रखिएगा, नीति आयोग को, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष अभी हाल ही में राजीव कुमार है और CEO अमिताभ कांत है। ठीक है, चलिए आगे। अगला हम देख लेते UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ये क्या करता है कि मानव विकास सूचकांक हमेशा जारी करता है, जिसमें भारत का स्थान 131वां है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। अगला क्वेश्चन, युवा जलवायु चैंपियनशिप कार्यक्रम खिताब से सम्मानित किया गया है प्राजक्ता कोहली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि युवा जलवायु चैंपियनशिप कार्यक्रम खिताब से सम्मानित किया गया प्राजक्ता कोहली। अगला है, केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, डीजल है ना, डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदला जाएगा 2024 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट, कृषि क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा की प्राधान्यता के लिए डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदला जाएगा। देखिए, हमारा मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है 2047 तक ऊर्जा मुक्त, स्वतंत्र ऊर्जा मुक्त भारत को बनाना। ठीक है, उसके अलावा 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करना। तो इसी को देखते हुए हर क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, हमारा अक्षय ऊर्जा, अटल नवाचार, इस सब की क्या सतत विकास, इस सब पे क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, कृषि में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने के लिए कब तक रखा गया है? तो 2024 तक। इसमें देखिए, कुसुम योजना को शुरुआत किया गया था पिछले बार सौर ऊर्जा पर आधारित कृषि संयंत्र स्थापित करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित कृषि संयंत्र कहाँ लगा था? तो हम लोग पढ़े थे कि राजस्थान के जयपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला सौर ऊर्जा आधारित कृषि संयंत्र। उसके अलावा दोस्तों, अक्षय ऊर्जा में हमारा कौन कौन सा आता है? सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, भूतापीय ऊर्जा आता है। ये सभी क्या है? अक्षय ऊर्जा है। अगला हमारा टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक रखा गया था? 2025 तक ले, याद रखिएगा। और वही पूछेगा मलेरिया मुक्त क्या तो पूर्णतः, तो 2030 तक। चलिए अगला, पुलवामा के बारे में हमने देख लिया था। अगला क्वेश्चन है, एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? यानी एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है, यानी कृषि के क्षेत्र में ही स्टार्टअप कंपनी है। इसके अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी, जो कि बहुत फेमस क्या है, एक्टर है, बिहार के हैं। कृषि जो है हमारे दोस्तों राज्य सूची के विषय है। उत्तराखंड के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? अक्षय कुमार। चलिए आगे देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? यानी भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में गीता
मित्तल बन गई है, ठीक है, गीता मित्तल, याद रखिएगा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गीता मित्तल। इसके पूर्व दुष्यंत चौटाला थे जो कि हरियाणा के क्या है, उप मुख्यमंत्री थे, तो याद रखिएगा गीता मित्तल। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1956 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। और टेबल टेनिस में हमारा मनिका बत्रा भारत की प्रमुख खिलाड़ी, अजीत संथियान। चलिए अब हम बिहार के करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण होगा किसके लिए, 67वें बीपीएससी के लिए। पहला क्वेश्चन कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के नए सचिव कौन बने हैं, तो जीत्यू सिंह। कौन बने हैं, जीत्यू सिंह। वही अध्यक्ष पूछे तो आर.के. महाजन है। इसकी नियुक्ति 2020 में हुआ था। स्थापना इसका 1 नवंबर 1956 में बीपीएससी की शुरुआत हुआ था, ठीक है। बिहार के किन शहरों के बीच पहला 4 लेन एक्सप्रेस वे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जनवरी का ही करंट अफेयर्स है कि 4 लेन एक्सप्रेस वे बनेगा था गया से दरभंगा के बीच, ठीक है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत होगी, यानी पहला 4 लेन भारत से दरभंगा। अगला, बिहार के किन जिलों में पहली बार जाइकोव डी को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुआ है, तो 4 जिलों में, मधुबनी, जमुई, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जाइकोव डी हमारा 4 जिलों में लगेगा। जाइकोव डी क्या है, ये जाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ये डीएनए आधारित वैक्सीन है और बिना सुई के द्वारा इसको दिया जाएगा। चलिए आगे, अगला है कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किस तीर्थ स्थल को रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुनौरा धाम को, ठीक है। बिहार के जो बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं वो लोग जरूर देखें, पुनौरा धाम जो कि सीतामढ़ी, ठीक है। उसके अलावा स्वदेश दर्शन के माध्यम से ही इसकी शुरुआत हुआ है, स्वदेश दर्शन और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बजट 2022-23 के अनुसार बिहार राज्य को कितने रुपए का ब्याज मुक्त कितने रुपए दिया जाएगा जो ब्याज मुक्त होगा, तो 800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को दिया जाएगा बजट में। अगला, बिहार के सीएम के द्वारा किस जिले में घोर घाट पुल का उद्घाटन किया है, तो याद रखिएगा भागलपुर में। अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुआ है। ये पहले क्षतिग्रस्त हो गया था लगभग 2012 में, लेकिन अभी फिर बना है और इसका उद्घाटन कर दिया गया। भागलपुर दोस्तों जो हमारा प्रमंडल है इसमें 2 जिला आता है, एक तो भागलपुर, एक बांका, ठीक है। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, दूसरका कलवर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो भागलपुर में। पहला किया गया था जमुई के नागी नकटी अभयारण्य में, तो याद रखिएगा दूसरा कहाँ किया जाएगा, भागलपुर में। अगला, स्वतंत्रता सेनानी तिलका माझी के 272वां जयंती कब मनाई गई, तो 11 फरवरी को, जो हमारे बिहार राज्य के आदिवासियों के लिए जिन्होंने संथाल हुल का नेतृत्व किया था, इनका 272वां जयंती 11 फरवरी को मनाया गया। 1784 ईस्वी में इनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया गया था। चलिए कल ये भी हम देखा था कि बिहार के किस अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, कल के वीडियो में हमने देखा था। आज हम कुछ और जान लेते हैं, डॉक्टर शैवाल गुप्त को। याद रखिएगा बिहार के मुख्य बिहार राज्य से 2 लोगों को दिया गया, लेकिन ऐसे 4 लोग संबंधित हैं, हम देख लेते हैं। एक है आचार्य जो कि चंदना जी है, इनका नाम क्या है, आचार्य चंदना जी, इनको भी पद्मश्री दिया गया, सामाजिक कार्यकर्ता है। अगला प्रमोद भगत, देखिए हमारे प्रमोद भगत बिहार राज्य से ही है, लेकिन ये उड़ीसा में रहते हैं, इसलिए उड़ीसा राज्य के कोटा के तहत इनको दिया गया था। इन वैशाली जिला के हैं, याद रखिएगा हाजीपुर, जो कि वैशाली जिला में हाजीपुर के रहने वाले हैं। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी 2021 में इनको दिया जा चुका है। अगला, राधे श्याम खेमका, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इनको यूपी के राजकोटे से दिया गया है, लेकिन यह बिहार के ही मुंगेर जिले के हैं, ठीक है। गीता प्रेस ट्रस्ट के क्या थे, अध्यक्ष थे। कल्याण पत्रिका का 38 वर्षों तक इन्होंने संपादक किया था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2020-21 में बाघों की संख्या के
पुष्टि वन प्रशासन द्वारा किया गया है। देखिए पिछला बार हम लोग पढ़ेंगे कि जब 2018 में रिपोर्ट आई थी बाघों की तो टोटल 31 बाघ थे, लेकिन अभी हाल ही में वन प्रशासन द्वारा इसको कहा गया है कि 45 बाघ होने की संभावना है और 8 शावक होंगे। ठीक है, जो कि अब देखिए वाल्मीकि पूछता है कि कहाँ स्थित है, तब पश्चिमी चंपारण में। कल हमने पढ़ा था कि कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार का बनेगा। ठीक है, भारत बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि है, लेकिन कैमूर में भी टाइगर रिजर्व बनाने की मान्यता अभी प्रोसेस में है, लेकिन इसको मिल चुकी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के स्टडी ग्रुप में प्लीज़ दोस्तों शेयर करिए, क्योंकि इसमें आपको इंटरनेशनल करेंट के साथ साथ बिहार करेंट पे भी फोकस किया जा रहा है। थैंक यू।